अब देखो, सबसे पहली बात, कल अपन लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ा था। संधारित्र क्या होता है ना? संधारित्र वाला पूरा आंसर अपन लोग कल पढ़ चुके हैं। केशव माइक ऑफ कर लो, ये बात रोज आपसे बोलना पड़ती है, माइक ऑफ करके रखो बेटा। हाँ, तो कल हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या है, आज हमें संधारित्र के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कल हमने आपको बताया था कि संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया था संधारित्र गोलाकार, बेलनाकार और समतल प्लेट, जिसमें से हमें गोलाकार और बेलनाकार संधारित्र को पढ़ना है। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र, इसके लिए आप लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। गोलाकार संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लो सबसे पहले आप लोग, और खास करके 2022 के लिए आप लोगों के लिए, है ना। सब बच्चे आईएमपी लगा लें। गोलाकार संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। अब आप लोग इसे पहले पूरा बोर्ड पे समझेंगे कि ये बना कैसे होता है, फिर इसके बारे में अपन लिखेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात ये कि गोलाकार संधारित्र कैसा दिखने में कैसा होता होगा, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि गोलाकार संधारित्र दिखने में गोल होगा, तभी उसका नाम गोलाकार संधारित्र है। और संधारित्र चाहे गोलाकार हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे समतल प्लेट हो या समांतर प्लेट वाला हो, सभी संधारित्र एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर। और स्थिर वैद्युत प्रेरण के बारे में आप लोग परसों की क्लास में बहुत डिटेल में 1 घंटे तक सीख चुके हैं। ठीक, तो सभी की सभी स्थिर वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, संधारित्र कोई सा भी हो। और स्थिर वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए आपको मालूम है कि आपके पास 2 गोले होना जरूरी है या 2 प्लेटें होना जरूरी है। अब ये संधारित्र गोलाकार संधारित्र है, इसलिए इसमें 2 प्लेट लेने की बजाय 2 गोले लिए जाते हैं। कल वाले क्वेश्चन में हमने एक नॉर्मल संधारित्र पढ़ा था, उसमें 2 प्लेटें थी, सबको याद आ रहा होगा। एक प्लेट थी ए और दूसरी थी बी। एक प्लेट ए को हम आवेश दे रहे थे, प्लस क्यू आवेश, पूरी प्लेट पर प्लस प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा था, और इसकी वजह से प्लेट बी के पास वाले सिरे पर यानी कि अंदर की साइड ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा था अपने आप। किसके द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया के द्वारा, जिसे आप लोग परसों सीख चुके हैं। और बाहर वाली साइड कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा था, धन आवेश। ये आप लोगों ने कल सीख लिया है। ठीक, आज बेटा अपना ऑन करके रखो, आपके यहाँ से देखो कोई प्रॉब्लम होगी। ये हमारे दूसरे उस पर वीडियो चल रही, 2 आईडी हैं, आप अच्छे से देखें, वीडियो चालू है हमारी, है ना। तो बिल्कुल आज का क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड है, संधारित्र वाले पर ही। आप दूसरी आईडी देख रहे हैं शायद, हमारी दूसरी आईडी पर देखो, वीडियो दिख रही है हमारी। तो गोलाकार संधारित्र में क्या होगा, 2 गोले होते हैं, क्योंकि हमें गोल बनाना है। अगर इसलिए प्लेट नहीं ले सकते, क्योंकि प्लेट लेंगे तो गोल नहीं बन पाएगा। इसलिए गोलाकार संधारित्र में सबसे पहले एक गोला होता है, तेरा एक गोला। इस गोले का नाम है मान लो गोला ए, और ये इसका केंद्र है ओ। ठीक, और इसका नाम है गोला ए, तो इसकी अब कोई त्रिज्या भी होगी, गोला है तो इसलिए इसकी त्रिज्या मान लो, इसकी त्रिज्या है स्मॉल ए। कितनी त्रिज्या है, स्मॉल ए। अब क्या करेंगे, ये गोला ए आपका किसका कार्य करेगा, प्लेट ए का कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें संधारित्र कैसा बनाना है, गोलाकार, इसलिए हमें गोला लेना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर प्लेट बी का कार्य कौन करेगा, तो प्लेट बी के कार्य करने के लिए हम दूसरा गोला ले लेंगे। क्या कर लेंगे, हम दूसरा गोला ले लेंगे, इससे बड़ा, और दूसरे गोले को इसी गोले के ऊपर रख देंगे। दूसरे गोले को, इस गोले का नाम बी है, इस दूसरे गोले बी को भी इस छोटे गोले ऊपर रख देंगे। गोला बी थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, और गोला ये थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस गोले बी को यहाँ थोड़ा सा खुला हुआ रखेंगे। ये दिख रहा है आपको खुला हुआ जगह, क्यों रखा गया है वो तभी आपको समझ में आएगी। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोला बी किसका कार्य करेगा, प्लेट बी का कार्य करेगा। कल वाले क्वेश्चन की तरह पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही है।
गोला ए किसका कार्य करेगा, प्लेट ए का कार्य करेगा। गोला ए पूरा की पूरा वैसा ही है कल वाले क्वेश्चन की तरह। आज के क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लगभग एक पेज की तो लैंग्वेज ही निकल जाएगी, लेकिन उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है लैंग्वेज से, क्योंकि जब आप उसे घर पे जाकर के देखेंगे, यहीं बैठ के देखें, तो आपको मालूम चलेगा इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, पूरा मन से बना के लिखने वाली बात है। और वही आंसर लिखना है जो अपन ने कल लिखा था, वही वाला है लगभग सेम। तो उससे भले ही थोड़ी सी लंबी है, पर डरने की कोई बात नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं, गोला ए ले लिया है जिसका केंद्र ओ है, जिसकी त्रिज्या ए है। गोला बी ले लिया है, अब इस गोले बी का केंद्र क्या होगा, तो गोले बी का केंद्र भी ओ होगा, दोनों का केंद्र एक ही होगा। जो केंद्र गोले ए का है वही केंद्र गोले बी का होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो केंद्र तो बीच में ही बनेगा सेंटर में, तो केंद्र तो एक ही होगा, एक ही केंद्र है दोनों का। और इन दोनों गोलों का एक ही केंद्र है, इसलिए इन दोनों गोलों को बोलते हैं समकेंद्रीय। क्या बोलते हैं, समकेंद्री। समकेंद्री का मतलब होता है समान केंद्र वाले गोले, दोनों गोलों का केंद्र एक ही है, इसलिए गोले समकेंद्रीय गोले। ठीक है, अब क्या होगा, गोले बी की कोई त्रिज्या होना चाहिए, जैसे गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए है, वैसे हम लिख देते हैं गोले बी की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल बी होगी। ठीक, अब ये जगह क्यों छोड़ी हुई है हमने ऊपर, तो ये वाली जगह इसलिए छोड़ी है कि यहाँ से एक हम धातु की छड़ को लगाएंगे। धातु की छड़ को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, रॉड, है ना। वो धातु की छड़ किसी भी धातु की बनी हो, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर, किसी की भी बनी हो, इसे अपन बोलेंगे रॉड इंग्लिश में, इसलिए अपन इससे किससे बताएंगे, आर से। ये धातु की छड़ है आर, जिसका सीधा कनेक्शन गोला ए से है, गोले बी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, देखो कहीं भी टच नहीं कर रही है गोला बी को, इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ा गया था। तो इसका सीधा कनेक्शन गोला ए से है। अब क्या होगा, इस छड़ को क्यों लगाया गया है यहाँ पर, इसलिए लगाया गया है कि इस धातु की छड़ पर हम प्लस क्यू आवेश देंगे। ठीक, और ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इस धातु की छड़ से होता हुआ ये प्लस आवेश कहाँ पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, गोला ए के पास। बोलो सीधा पहुंचेगा कि नहीं, गोला बी के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। क्यों, गोला बी उसको टच ही नहीं कर रहा है धातु की छड़ को। अगर हम इसे करंट दें, इस धातु की छड़ आर को अगर करंट दें, तो करंट छड़ से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, गोला ए के पास पहुंचेगा, क्योंकि वो धातु की छड़ गोला ए से जुड़ी हुई है। गोला बी के पास ये करंट बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, उससे टच ही नहीं है। अब क्या होगा, अब होगी स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया। और स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया में आप जानते हैं सेम ऐसी घटना होगी, गोले बी के पास वाले सिरे पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। बिल्कुल कल की तरह चल रहा है, सेम टू सेम, बस अंतर इतना है कल प्लेट थी, आज गोला है, क्योंकि हमें गोलाकार संधारित्र बनाना है। और गोले बी के बाहर वाली साइड कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जो गोला बी पर आपको ऋण आवेश दिखाई दे रहा है, ये वैसा भाई, जो गोला बी पर आपको अंदर की साइड ऋण आवेश दिखाई दे रहा है, ये ऋण आवेश इस गोले ए के धनावेश को क्या करेगा, कम करेगा। एक एक लाइन कल वाले क्वेश्चन की है। शिवम इधर देखो, ये जो गोला बी पर ऋण आवेश दिख रहा है, ये ऋण आवेश गोला ए के धनावेश को क्या करेगा, कम करेगा। और जब इसका धनावेश कम हो जाएगा, तो आवेश कम होने से आवेश किसके समानुपाती होता है, विभव के। या विभव वाले टॉपिक में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आवेश कम होने से विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब विभव कम होगा तो इस गोले ए का विभव कम होगा, क्योंकि इसे ऋण आवेश ने कम कर दिया है। विभव कम होने से धारिता पर क्या प्रभाव जाएगा, तो धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V। इस फॉर्मूले के अनुसार विभव यानी V का मान कम होने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए। तो विभव कम होने पर इस गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। यानी ये ऋण आवेश ने हमारे लिए अच्छा काम कर दिया, धारिता को बढ़ा दिया, और संधारित्र का काम ही है धारिता को बढ़ाना। ठीक, अब क्या होगा, गोले बी के बाहर वाली साइड धनावेश रखा हुआ है, और ये धनावेश क्या करेगा, धन आवेश इस धनावेश का सपोर्ट करेगा, गोले ए के धनावेश, और ये धनावेश गोले ए के धनावेश में वृद्धि करेगा।
आवेश में वृद्धि करने से आवेश विभव के समानुपाती होता है, इसलिए आवेश में वृद्धि होने से विभव में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब विभव में वृद्धि हो जाएगी तो धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V के अनुसार विभव में वृद्धि होने पर धारिता कम हो जाएगी, अपोजिट चलती है इसलिए, यानी इस गोलाकार संधारित्र की धारिता कम हो गई। और जबकि धारिता को कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संधारित्र का काम है धारिता को बढ़ाना, ना कि उसे कम करना। यानी ये प्लस वाला आवेश हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस गोले का ये जो बाहर वाला सिरा है इसका संबंध किससे कर देंगे, पृथ्वी से कर देंगे। ठीक, और गोले, हाँ, और सब बच्चों को आवाज सही आ रही है बेटा? और कोई बच्चे बता देना, आवाज सही नहीं आती है? ध्रुव आप बताना बेटा। हेलो, अरे भैया जल्दी बोलो, टाइम कम है अपने पास। और कोई बच्चा बता दो, मोहित आप बता दो। हाँ, आवाज आ ही नहीं रही है, आप लोग कैसे सुन रहे हो भैया? फिर ये प्रॉब्लम है, आप लोग भैया ऑफलाइन आ जाया करो, टाइम बर्बाद ना हो, क्लास भी डिस्टर्ब होती है बीच में। अब देखो बेटा, तो हम क्या करेंगे, ये गोले बी का जो बाहर सिरा है, बाहर वाला, इसका संबंध अपन किससे कर देंगे, पृथ्वी से। जिससे गोले बी के बाह्य सिरे पर जितना धनावेश है पूरा की पूरा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। और गोले बी पर कौन सा आवेश रह जाएगा, तो गोले बी पर ओनली एक ही आवेश रह जाएगा अंदर की साइड, वो कौन सा है, ऋण आवेश। और ऋण आवेश क्या करेगा, गोले ए के धनावेश को कम करेगा। आवेश कम होने से विभव कम हो जाएगा, और विभव कम होने से धारिता के फॉर्मूले के अनुसार C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V के अनुसार विभव कम होने से धारिता में वृद्धि हो जाएगी। और यही हमें करना है। यहाँ तक तो ठीक है। इस क्वेश्चन में दो चीजें चेंज है कल वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, बाद बाकी सेम टू सेम कल वाला ही जैसा है। पहली चीज ये चेंज है कि कल वाले क्वेश्चन में हमने प्लेट बनाई थी A और B, और आज वाले क्वेश्चन में गोले बनाए हैं A और B, बाद बाकी तो सब सेम ही है। गोले क्यों बनाए, क्योंकि गोलाकार संधारित्र बनाना है। दूसरी चीज अब जो आएगी आपके सामने वो ये चेंज है कि हम चाहते हैं हमारा संधारित्र अच्छे से अच्छा बने या ज्यादा से ज्यादा अच्छा बने, और इसके लिए उसकी धारिता ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। और इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इस संधारित्र की धारिता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, इसे और भी अच्छा संधारित्र बनाने के लिए इन दोनों गोलों के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, गोला ए और गोला बी, दोनों के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, आपको गैप दिखाई दे रहा है। इस खाली जगह में हम क्या करेंगे, कोई परावैद्युत माध्यम भर देंगे। कल किसी बच्चे ने जवाब भी दिया था, परावैद्युत माध्यम भर देंगे। ये जो खाली जगह दिख रही है ए और बी, इन दोनों गोलों के बीच में यहाँ लिख देते हैं परावैद्युत माध्यम भर देंगे। इस परावैद्युत माध्यम का जितना ज्यादा मान होगा उतनी ज्यादा इस गोलाकार संधारित्र की धारिता में वृद्धि होगी। और अगर ये परावैद्युत माध्यम अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, उसका मान कम हुआ, तो फिर इसकी धारिता में वृद्धि भी कम होगी इस परावैद्युत माध्यम की वजह से। हमने मान लिया इस परावैद्युत माध्यम का मान है K, कितना मान है K, इस परावैद्युत माध्यम का मान है K, और इसके अनुसार इसकी धारिता में वृद्धि होगी। अब परावैद्युत माध्यम जो शब्द है उसे लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि ये परावैद्युत माध्यम होता क्या है। जिन बच्चों ने विभव वाला टॉपिक पढ़ा है वो तो जानते हैं कि परावैद्युत माध्यम क्या होता है। हमने क्वेश्चन करवाया है परावैद्युत माध्यम किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों में से कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि परावैद्युत माध्यम कोई एक नाम बता दो, उदाहरण किसी भी परावैद्युत माध्यम का कोई एक नाम बता दो कि ये परावैद्युत माध्यम है।
हमने आपको जबकि दो दो के एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं। बताओ। अच्छा, लाइव क्लास वाले बच्चों को अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है बेटा, आवाज की, या क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे कि नहीं? अच्छा, कट रही थी, ठीक है बेटा, आज थोड़ा मैनेज करो। वैसे आपकी आज की क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। किसी लाइव क्लास वाले, हाँ वेरी गुड। परावैद्युत माध्यम के बारे में हमने पढ़ाया है। जो बच्चे नहीं जानते परावैद्युत माध्यम, वो केवल इतना समझ लें, परावैद्युत माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसे किसी कंडेंसर के अंदर रखने पर उस कंडेंसर की धारिता में वृद्धि हो जाती है, और इसलिए इसे कंडेंसर के अंदर रखा जाता है जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो। और ये परावैद्युत माध्यम होता कौन है, इसका अपन को उदाहरण बताना है जिससे आप समझ सकें। तो परावैद्युत माध्यम होता है जैसे कि मोम, मोम जानते हो ना, वैक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोम, या फिर कागज, कागज तो सभी लोग जानते हैं, या फिर पॉलीथीन, या फिर सबसे अच्छा परावैद्युत माध्यम होता है अभ्रक। क्या होता है? अगर आप लोगों ने बचपन में 8th क्लास में पढ़ा हो या केमिस्ट्री में पढ़ा हो, कार्बन का अपर रूप अभ्रक, ये सब परावैद्युत माध्यम है। मोम, कागज, पॉलीथीन, अभ्रक, ये सब परावैद्युत माध्यम है। इनको हम अगर किसी संधारित्र के अंदर रखें तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। और इसका एक बढ़िया उदाहरण हम आपको बताते हैं। हमारे पंखे में कंडेंसर लगा होता है, यानी कि संधारित्र लगा होता है। उस जब वो कंडेंसर खराब हो जाए, उसको फेंक देते हैं, तो आप उस कंडेंसर का जो प्लास्टिक का कवर होता है उसे हटाना, और फिर देखना उसके अंदर क्या निकलता है। उस कंडेंसर के अंदर कुछ भी नहीं निकलता है, केवल एक रील टाइप की निकलेगी जिस पर व्हाइट कलर की पॉलीथीन लिपटी होगी, जो कि बहुत ज्यादा चमकदार होती है। उस बच्चे ने देखा है, आप लोगों ने शायद और भी किसी ने देखा होगा, उसके प्लास्टिक के कवर को अगर निकाल दे तो एक रील निकलेगी पॉलीथीन की, जो कि बहुत चमकदार पॉलीथीन होती है। बच्चे उसे खींचते हैं, बहुत लंबा खींच के ले जाते हैं। वो केवल पॉलीथीन है, और अंदर एक छोटी सी रॉड लगी होगी, ये आपका कैपेसिटर है, ये संधारित्र है। तो जो पॉलीथीन की रील उस पर लगाई गई है, पॉलीथीन लगाई गई, वो क्यों लगाई गई, वो क्या काम कर रही है? वो पॉलीथीन उस संधारित्र के अंदर परावैद्युत माध्यम का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? वो पॉलीथीन ही उस संधारित्र के अंदर परावैद्युत माध्यम का काम कर रही है। उसी की वजह से वो संधारित्र काम करता है, उसी की वजह से उसकी धारिता में वृद्धि होती है। और जितनी अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन या जितनी अच्छी क्वालिटी का परावैद्युत माध्यम किसी संधारित्र के अंदर यदि भरा जाए, वो संधारित्र यानी कि कंडेंसर आप लोगों की भाषा में, उतना ही ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए आप देखना, हेवल्स, फिलिप्स वगैरह के कंडेंसर आते हैं, फैन में लगते हैं, वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ज्यादा टाइम तक चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और जो लो क्वालिटी के होते हैं वो कम काम कर पाते हैं, कम टाइम तक चलते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सारा खेल परावैद्युत माध्यम का है, समझ गए? तो ये वही परावैद्युत माध्यम है। यहाँ पर हमने परावैद्युत माध्यम के तौर पर सबसे अच्छे जो माध्यम है मोम या फिर अभ्रक, उसको हमने यहाँ भर दिया है, जिसका मान है मान लो के। क्या मान है उसका मैथमेटिक्स में? के। वो हमने भर दिया। इससे क्या होगा, इस गोलाकार संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाएगी, और ये हमारा गोलाकार संधारित्र पूरा बन करके रेडी हो गया है। अब हमें इसके बारे में लिखना आना चाहिए। सबसे पहले तो गोलाकार संधारित्र किसे कहते हैं, परिभाषा की बात करें तो क्या परिभाषा बनेगी कि इसमें दो समकेंद्रीय गोले होते हैं। कैसे गोले हैं दोनों? समकेंद्रीय, मतलब एक से रहना देखो, तो इसकी परिभाषा तो हम लिख देंगे। अब बात करें इसकी संरचना के बारे में, इसकी संरचना कैसे लिखेंगे? तो संरचना में कैसे लिखा जाएगा, माना कि कैपिटल ए धातु का बना हुआ एक गोला है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इस गोले A का संबंध एक धातु की छड़ R से किया गया है, ठीक। फिर क्या होगा, एक दूसरा गोला है B, और गोले B का संबंध पृथ्वी से किया गया है। धातु की छड़ R को धन आवेश देने पर इस पर उपस्थित संपूर्ण धनावेश किसके पास पहुंचता है? गोला A के पास, क्योंकि वो गोला A से जुड़ी हुई है। और फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया के द्वारा गोले बी के पास वाले सिरे पर यानी अंदर की साइड ऋण आवेश, और दूर वाले सिरे पर यानी बाहर की साइड धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं
कि गोले बी पर उपस्थित ऋण आवेश गोले ए के विभव को कम करता है, जिससे इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन गोले बी पर उपस्थित धन आवेश इसके विभव को पुनः बढ़ा देता है, जिससे इसकी धारिता कम हो जाती है। इसलिए गोले बी के बाह्य सिरे का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे उस पर उपस्थित संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है और गोले बी पर अंदर की साइड केवल ऋण आवेश रह जाता है, जो कि गोले ए के विभव को कम करता है और इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसकी धारिता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए दोनों गोलों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम जैसे कि मोम या फिर अभ्रक भर देते हैं। ठीक, तो अब आप लोग जल्दी से लिखना बेटा स्पीड में। आंसर में सबसे पहले हेडिंग बनाना परिभाषा। आज थोड़ा स्पीड में लिखना बेटा, लाइव क्लास वाले बच्चे भी। आंसर में हेडिंग बनाना परिभाषा, डैश करके लिखना। इसमें धातु के बने दो समकेंद्रीय गोले होते हैं। इसमें धातु के बने दो समकेंद्रीय गोले होते हैं। इसमें धातु के बने दो समकेंद्रीय गोले होते हैं। इनमें से एक गोले को धातु की छड़ से इनमें से एक गोले को धातु की छड़ से व दूसरे गोले को तथा इनकी त्रिज्या स्मॉल a कॉमा स्मॉल b है तथा इनकी त्रिज्या स्मॉल a कॉमा स्मॉल b है। देख लिया। माना कि कैपिटल A कॉमा B धातु के बने दो समकेंद्रीय गोले हैं तथा इनकी त्रिज्या स्मॉल a कॉमा स्मॉल b है। बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। नीचे की लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। गोले A का संबंध धातु की छड़ R से करने पर गोले A का संबंध धातु की छड़ R से करने पर उसे धन आवेश दिया जाता है। गोले A का संबंध धातु की छड़ R से करने पर उसे धन आवेश दिया जाता है। ठीक, जिससे यह आवेश गोले A पर समान रूप से फैल जाता है। जिससे यह आवेश गोले A पर समान रूप से फैल जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया के दौरान स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया के दौरान स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया के दौरान गोले A पर धन आवेश होने के कारण स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया के दौरान गोले A पर धन आवेश होने के कारण गोले A पर धन आवेश होने के कारण गोले B के पास वाले सिरे पर गोले B के पास वाले सिरे पर ऋण आवेश गोले B के पास वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर
और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोले बी के पास वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। देख लिया। गोले बी पर उपस्थित ऋण आवेश, गोले बी पर उपस्थित ऋण आवेश गोले ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। गोले बी पर उपस्थित ऋण आवेश गोले ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। हाँ बोलो। उसी के बाद है गोले बी पर उपस्थित ऋण आवेश गोले ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। स्पीड में लिख लो बेटा। गोले बी पर उपस्थित ऋण आवेश गोले ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। लेकिन गोले बी पर उपस्थित धन आवेश लेकिन गोले बी पर उपस्थित धन आवेश लेकिन गोले बी पर उपस्थित धन आवेश गोले ए के विभव में लेकिन गोले बी पर उपस्थित धन आवेश गोले ए के विभव में पुनः वृद्धि कर देता है। गोले ए के विभव में पुनः वृद्धि कर देता है, लेकिन गोले बी पर उपस्थित धन आवेश गोले ए के विभव में पुनः वृद्धि कर देता है, जिससे संधारित्र की धारिता कम हो जाती है, जिससे संधारित्र की धारिता कम हो जाती है। इसलिए गोले बी के बाह्य सिरे का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इसलिए गोले बी के बाह्य सिरे का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं और जिससे ऐसे लिखना, जिससे गोले बी पर उपस्थित संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे गोले बी पर उपस्थित संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। टाइमिंग आ रही है ना। जिससे गोले बी पर केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है, जो गोले ए के विभव को कम करता है।
जिससे गोले बी पर केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है, जो गोले ए के विभव को कम करता है, जो गोले ए के विभव को कम करता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब नीचे की लाइन से लिखना पैराग्राफ चेंज करके, इस संधारित्र की धारिता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, इस संधारित्र की धारिता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, इस संधारित्र की धारिता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए दोनों गोलों के मध्य, इस संधारित्र की धारिता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए दोनों गोलों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम, दोनों गोलों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम ब्रैकेट में मोम या अभ्रक, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में मोम या अभ्रक भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। बस अब आप लोग डेरिवेशन देखें केवल बोर्ड पर। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि गोला ए को हमने धनावेश दिया धातु की छड़ आर के द्वारा, है ना। अगर गोला ए को धनावेश दिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे गोले ए पर इस धन आवेश के कारण कितना विभव बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोले ए पर उत्पन्न विभव, कितना विभव उत्पन्न हो रहा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है विभव का और कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। विभव के दो फॉर्मूले आप लोगों ने सीखे हैं, एक तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और एक V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कौन सा वाला लगेगा, सेकंड वाला। वेरी गुड, क्योंकि इसमें रेडियस आ रही है इसलिए। तो हम पहले विभव का फॉर्मूला लिखेंगे जो हम सीख चुके हैं पहले, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये विभव का फॉर्मूला होता है, ये अपन सीख चुके हैं अभी चैप्टर में, इसी चैप्टर में पहले टॉपिक में। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो गोले ए का विभव है तो हम इसे मान लेते हैं V1। क्या मान लेंगे, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह गोले ए पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, तो Q की जगह कौन सा आवेश लिखेंगे, प्लस Q। R का मतलब रेडियस, गोले ए की रेडियस कितनी है, स्मॉल ए। बात खत्म। अब लिखेंगे गोले बी का विभव, गोले बी पर कितना विभव है ना। गोले बी पर उत्पन्न विभव, डेरिवेशन तो इसकी छोटी सी है और सिंपल भी है। गोले बी पर उत्पन्न विभव, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अपन विभव का, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यही होगा। तो V इज इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे, V2। गोले ए का विभव हमने क्या माना है, V1, तो गोले बी का विभव हम क्या मान लेंगे, V2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, वो तो वैसा की वैसा रहेगा। Q की जगह हम लिखेंगे गोले बी का आवेश, कितना आवेश है गोले बी पर, -Q, क्योंकि प्लस वाला तो जमीन के अंदर जा चुका है, कौन सा बचा है, -Q। तो Q की जगह हम लिखेंगे -Q। R मतलब रेडियस, कितनी रेडियस है, B। दोनों विभव हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे कि दोनों गोलों का कुल कितना विभव हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कुल विभव। लाइव क्लास वाले बच्चों को सही से दिख रहा है, कुल विभव कैसे निकालेंगे, जो दोनों गोलों का विभव है V1 और V2 उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल विभव तो ऐसे निकालेंगे, पहले गोले का विभव यानी कि V1 प्लस दूसरे गोले का विभव यानी V2। दोनों गोलों का कुल विभव कितना बन रहा है, तो V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
प्लस क्यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, सही है। अब छोटी सी कैलकुलेशन है, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू में मान लो प्लस अगर ना भी लगाएं तो वो वैसे भी प्लस का ही माना जाएगा, क्यू अपॉन ए, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोनों इनटू में है एक दूसरे के साथ, और जब प्लस और माइनस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ लिखेंगे Q और अपॉन में लिखेंगे B, इसका माइनस कहाँ गया तो इसका माइनस प्लस के साथ इंटू होकर के क्या बन गया है माइनस बन गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। Q ऊपर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, Q को भी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, तो आप जानते हैं ये बाहर निकल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ऊपर से बाहर निकल गया तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे क्या बचेगा A, माइनस माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, Q भी आपका बाहर निकल चुका है, यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा कि नहीं। अब क्या हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्या लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, B का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो B, माइनस A का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो नीचे A का मल्टीप्लाई B में करेंगे तो A, कोई दिक्कत समस्या। अब क्या निकालना है हमें, इस गोलाकार संधारित्र की धारिता, कैसे निकालेंगे देखो, गोलाकार संधारित्र की धारिता, और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब तो सब बच्चों को आने लगा, इस धारिता के फॉर्मूले में V की जगह पर हम V का मान रख देंगे जो कि हमने निकाला हुआ है, तो हम लिखेंगे V का मान रखने पर क्या हो जाएगा, V का मान रखने पर C इज इक्वल टू Q की जगह पर Q अपॉन V की जगह क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर Q ब्रैकेट में B माइनस A अपॉन ए बी, समझ पा रहे हैं बात को। अब क्या हो जाएगा, C की जगह C लिखा है, Q की जगह पर Q लिखा है, V की जगह पर हमने ये पूरा V का मान रख दिया है, समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले Q से ऊपर वाले Q को काट देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें मैथमेटिक्स का लगाना है, केवल एक लाइन में, खास करके बायो वाले ध्यान से देखना सावधान होकर के। सीधा सा तरीका है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो गधा है वो टॉप करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। 1 2 और 3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने नंबर पर लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर लिखा है, 28वें पर नहीं, तीसरे पर। 1 2 और 3 तीसरे नंबर पर लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे नीचे है, पलट करके कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर। अब ऐसे ही देखो ध्यान से, ऊपर कुछ नहीं तो 1 2 और 3, ये भी कहाँ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर सबसे नीचे, तो पलट करके कहाँ जाएगा सबसे ऊपर। लेकिन B माइनस ये कहाँ लिखा हुआ है बीच में, 1 2 3 बीच में लिखा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं की वहीं रह जाएगा क्योंकि वो बीच वाला है इसलिए। तो क्या आंसर बन गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऊपर चला गया पलट के तो ये भी, और नीचे B माइनस का A, और इसे बंद करेंगे, बाहर इसका मात्रक लिखेंगे फैराड। यह गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, यह गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लें, डेरिवेशन को नोट करने की कोशिश करें, कितना टाइम है, हाँ कोशिश करें, बाद बाकी आपको ग्रुप में इसका पूरा पिक मिल जाएगा तो वहां से भी नोट कर लेना, या वीडियो मिलेगी तो वीडियो से भी कर लेना, क्योंकि बेटा